तो आज के इस वीडियो में हम लोग रैखिक समीकरणों के हलों के बारे में जानेंगे। हमारे पास ये दो रैखिक समीकरण है 2x + 5y = 9 -3x + y = -5। अब यहाँ x के गुणांक को a कहा जाता है और y के गुणांक को b कहा जाता है और ये अचर पद को c कहा जाता है। तो यहाँ दो समीकरण हैं, इसीलिए गुणांकों को a1 और a2 द्वारा सूचित किया जाता है, b1 b2 द्वारा सूचित किया जाता है, c1 और c2 के द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात पहला समीकरण का जो x का गुणांक है उसे a1 कहते हैं और y का गुणांक को b1 और अचर पद को c1 कहते हैं। उसी प्रकार दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2 और y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 कहा जाता है। अर्थात यहाँ a1 बराबर 2 हैं, b1 बराबर 5 हैं और c1 बराबर 9 हैं। दूसरे समीकरण में a2 बराबर -3 है क्योंकि -3 x के साथ गुना है और b2 1 हैं और c2 -5 हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 3 शर्तें होती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 3 शर्तें होती है हलों की प्रकृति जानने के लिए, रेखा की प्रकृति जानने के लिए और समीकरण युग्म की प्रकृति जानने के लिए। यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, अर्थात a1/a2 का जो मान होगा b1/b2 के मान के बराबर नहीं हो, तो हल की प्रकृति उससे पता चलती है, रेखा की प्रकृति उससे पता चलती है और समीकरण युग्म की प्रकृति उससे पता चलती है। तो यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो हलों की प्रकृति अद्वितीय हल होंगे, अर्थात कि केवल एक हल होंगे। और रेखा, ये हल की प्रकृति थी और रेखा की प्रकृति प्रतिच्छेदी होंगे, अर्थात पहले समीकरण का ये रेखा होगा और दूसरे समीकरण का ये रेखा होगा और दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद होंगे, तो रेखा की प्रकृति प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेद बिंदु को ही हल कहते हैं, अर्थात यहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु केवल एक हैं, अर्थात हलों की संख्या केवल एक है। और समीकरण युग्म, आपस में ये समीकरण एक दूसरे से संगत में हैं, जुड़े हैं, तो इसे संगत कहते हैं। संगत, समीकरण युग्म की प्रकृति संगत, अर्थात इसको अविरोधी भी कहा जाता है। अविरोधी, क्योंकि ये एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, मिले हुए हैं, संगत हैं, अर्थात अविरोधी कहा जाता है। तो समीकरण युग्म संगत और अविरोधी। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, अर्थात तीनों मान बराबर हो, तो इसके हलों की प्रकृति अनगिनत होगी, अर्थात इसके अनेक हल होंगे और रेखा की प्रकृति संपाती होंगे। एक समीकरण का ये आलेख होगा और दूसरा समीकरण का आलेख इसी के ऊपर होंगे, अर्थात दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होंगे, जिसको संपाती कहते हैं। संपाती। तो रेखा की प्रकृति संपाती होंगे, हलों की प्रकृति अनगिनत और रेखा की प्रकृति संपाती होंगे और समीकरण युग्म की प्रकृति आश्रित होंगे। आश्रित, अर्थात ये एक दूसरे पर आश्रित हैं और इसे भी अविरोधी कहते हैं। अविरोधी।
तो समीकरण युग्म आश्रित होंगे अर्थात अविरोधी होंगे, क्योंकि एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, ये दोनों साथ में हैं। यहाँ भी दोनों रेखा साथ में हैं, ये भी अविरोधी हैं और ये संगत हैं। अब यदि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, अर्थात ये दोनों मान बराबर हो और तीसरे मान के बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होंगे, एक भी हल नहीं, कोई वास्तविक हल नहीं होंगे। और इस स्थिति में रेखा की प्रकृति समांतर होगी। प्रथम समीकरण का आलेख खींचा जाए तो ये एक रेखा बनेंगे और दूसरे समीकरण का आलेख खींचा जाए तो ये दूसरा रेखा बनेंगे और दोनों रेखा आपस में समांतर होंगे, अर्थात इसका कोई मेल नहीं है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से कहीं मिलते नहीं हैं, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, कोई प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है, अतः इसके हल एक भी नहीं है, यानी कोई हल नहीं। और ये एक रेखा दूसरे रेखा पर चढ़े हुए हैं, अर्थात हर बिंदु इसका प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसीलिए इसके अनंत हल हैं। और यहाँ दो रेखा प्रतिच्छेदी है और प्रतिच्छेदी बिंदु केवल एक होते हैं, अतः यहाँ एक हल है। और समीकरण युग्म असंगत होंगे, असंगत, क्योंकि ये संगत नहीं है, असंगत हैं और ये एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो इसे विरोधी भी कहते हैं, विरोधी। तो हमें ये याद रखना है, ये चार्ट के रूप में ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 20-25 नंबर का हमेशा हर वर्ष पूछते हैं, इसीलिए इस चार्ट को अगर याद कर लेने पर 30 नंबर हमें आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं इस चीज़ को रिवाइज कर दूं कि यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो हलों की प्रकृति, रेखा की प्रकृति और समीकरण युग्म की प्रकृति अलग अलग होंगे। इस स्थिति में हलों की प्रकृति अद्वितीय हल होंगे, इसे केवल एक हल भी कहा जाता है, क्योंकि रेखा की प्रकृति प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात प्रतिच्छेदी बिंदु एक होते हैं, इसीलिए एक हल हैं और ये एक दूसरे के संगत हैं, इसलिए समीकरण युग्म की प्रकृति संगत हैं और ये एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, सटे हैं, इसलिए अविरोधी कहते हैं, यानी विरोध नहीं करने वाले को अविरोधी कहते हैं। अब यदि दूसरा शर्त हो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ऐसी शर्तों में हलों की प्रकृति अनगिनत होंगे, क्योंकि रेखा की प्रकृति संपाती होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, अर्थात प्रत्येक बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो इसके अनेक हल होंगे और ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, समीकरण युग्म आश्रित होते हैं और ये भी विरोध नहीं करते हैं, इसलिए अविरोधी कहलाते हैं। अब A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि रेखा की प्रकृति समांतर होती है और समांतर रेखा होने से प्रतिच्छेदी बिंदु एक भी नहीं पाया जाता है, अतः कोई हल नहीं होंगे और ये संगत नहीं हैं, समीकरण युग्म असंगत हैं, अर्थात ये एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो विरोधी भी कहा जाता है। तो आइए इस समीकरण का हम लोग देखते हैं कि इसमें हलों की प्रकृति क्या है, रेखा की प्रकृति क्या है और समीकरण युग्म की प्रकृति क्या है। यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान हमें पता है, तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा शर्त लागू होता है। तो आइए हम देखते हैं, A1/A2 का मान निकालते हैं। A1/A2 बराबर A1 का मान 2, A2 का मान -3, तो 2/-3। अब B1/B2 का मान निकालने पर 5/1 और C1/C2 का मान निकालने पर 9/-5। तो हम लोग इस स्थिति में देखते हैं कि A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं है। यहाँ 2/-3 और यहाँ 5/1। यहाँ दो ही स्टेप में हमें पता चल गया कि ये आपस में बराबर नहीं हैं, तो तीसरी स्थिति निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अर्थात यहाँ पर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हैं, क्योंकि A1/A2 का मान 2/-3 है, B1/B2 का मान 5/1 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो ये शर्त लागू होते हैं। तो इस शर्त
के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि अद्वितीय हल होंगे या अर्थात केवल एक हल होंगे। तो इस समीकरण से हमें केवल एक हल प्राप्त होंगे। और रेखा की जो प्रकृति होगी, इसका जब हम लोग आलेख खींचेंगे तो रेखा की प्रकृति प्रतिच्छेदी होगी और प्रतिच्छेदी बिंदु एक होंगे, इसीलिए इसके केवल एक हल होंगे। अब समीकरण युग्म संगत होंगे और अविरोधी होंगे। तो हम लोगों को इन तीनों शर्तों को याद कर लेनी है यदि 30 से 40 नंबर हमें बोर्ड परीक्षा में लाना हो तो आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।